नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में पाचन की क्रियाविधि को देखा था। और इसी के अंतर्गत हमने जो पाचन की क्रिया है यानी कि जो सेकेंड स्टेप होती है, फर्स्ट जो था यानी कि क्रियाविधि की बात करें तो उसमें फर्स्ट स्टेप थी अंतर्ग्रहण की या इनटेक की, यानी कि भोजन को अंतर्ग्रहण करना। और सेकेंड स्टेप थी पाचन की क्रिया या डाइजेशन। तो डाइजेशन की क्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप आती है वो आती है ऑब्जर्वेशन की यानी कि अवशोषण की क्रिया। तो डाइजेशन के अंदर हमने जो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा था कि जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड है, इन सभी को हम पाचन करके जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों के अंतर्गत बदल लिया था, जिनको हमारी कोशिका है वो आसानी से अवशोषित कर सके। आज इस वीडियो में हम जो अवशोषण की क्रिया है, जो हमारी थर्ड स्टेप आती है डाइजेशन की क्रियाविधि के अंतर्गत, उस स्टेप के अंतर्गत देखेंगे कि किस प्रकार से इन पदार्थों का अवशोषण होता है। यह वीडियो 10th क्लास, 12th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन, जो कि डाइजेशन जो क्रियाविधि है उसकी सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस है। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवशोषण। इस प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम जो 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हमने पहले नहीं पढ़ा, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली सेल्स जो आती है वो होती है जी सेल्स। जी सेल्स ये देखो कहां पाई जाती है, ये आपका स्टोमक हो गया और ये ग्रहणी हो गई, ये आमाशय और यहां पे होती है अग्नाशय ग्रंथि और यहां लीवर हो गई और लीवर में यहां पे ये पित्ताशय हो गया। इस प्रकार से पाई जाती है। तो जी सेल्स होती है कहां पाई जाती है? जी सेल्स पाई जाती है यहां पर। इसमें हमने पहले बात की थी कि 4 स्तर होते हैं, सबसे बाहर शिरोसा, फिर मस्कुलरिस और फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा स्तर है, म्यूकोसा से लेकर सब म्यूकोसा स्तर पर कुछ सेल्स है ना, वो अंदर की तरफ इस प्रकार से पाई जाती है, इस प्रकार से। तो ये सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? जी सेल्स कहते हैं। और ये जी सेल्स क्या करती है? ये गेस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन करती है, गेस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन करती है, गेस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन करती है। और ये गेस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? ये जो गेस्ट्रिक कोशिकाएं हैं उनके पास जाता है, गेस्ट्रिक ग्लैंड या गेस्ट्रिक ग्रंथि हैं उनके पास जाकर के इनको प्रेरित करता है और इनको प्रेरित करके HCl के साथ में जो पेप्सिन हार्मोन, पेप्सिन एंजाइम है, इनकी श्रावण करवाता है, इनका श्रावण करवाता है। कहने का मतलब ये है कि जो जी सेल्स होती है वो स्टोमक यानी कि आमाशय में पाई जाती है और ये कोशिकाएं गेस्ट्रिक हार्मोन का श्रावण करती है। ये हार्मोन गेस्ट्रिक ग्लैंड के पास जाता है, इनको प्रेरित करता है, एक्टिवेट कर देता है और इनको प्रेरित करने के बाद में ये ग्लैंड्स होती है, ये क्या करती हैं? जो इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा किसका श्रावण करवाती हैं? HCl और पेप्सिन हार्मोन एंजाइम का श्रावण करवाती हैं। इसके बाद में जो दूसरे प्रकार की सेल्स होती है वो होती है एस सेल्स। ये ग्रहणी में पाई जाती है, यानी कि जो डुडेनम होता है यहां पर मिलती है, ग्रहणी में पाई जाती है। और ये क्या करती है? सीक्रेटिन का श्रावण करती है, सीक्रेटिन का श्रावण करती है। और सीक्रेटिन क्या करता है? सीक्रेटिन जाता है ये अग्नाशय ग्रंथि के पास, सीक्रेटिन अग्नाशय ग्रंथि के पास जाता है,
अग्नाशय ग्रंथि को प्रेरित करता है और अग्नाशय ग्रंथि के अंदर किसके स्रावन को प्रेरित करता है? ये बाइकार्बोनेट आयन, और साथ में जल को मुक्त करवाता है या जल को रिलीज करवाता है। यानी कि दूसरे प्रकार की सेल्स होती है एस सेल्स, ये ग्रहणी में पाई जाती है और इनके द्वारा सिक्रेटिन का स्रावन होता है। ये सिक्रेटिन अग्नाशय ग्रंथि को प्रेरित करता है और अग्नाशय ग्रंथि में बाइकार्बोनेट और जल को मुक्त करवाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रकार की सेल्स होती है वो होती है के सेल्स। तीसरे प्रकार की जो सेल्स आती है वो होती हैं के सेल्स। ये भी कहां पाई जाती है? इसी ग्रहणी में पाई जाती है ये सेल्स भी, और ग्रहणी में पाई जाती हैं और ये ग्रहणी से सीक्रेट होती है। ग्रहणी में सीक्रेट होने के बाद इन सेल्स के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इनके द्वारा GIP हार्मोन सीक्रेट होता है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, यानी कि जो के सेल्स होती है ये क्या करती हैं? ग्रहणी में पाई जाती है और ये GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का स्रावन करती है। और ये गैस्ट्रिक इनहिबिटर क्या होता है? ब्लड के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से स्टोमक में पहुंचता है और स्टोमक में पहुंचकर क्या करता है? स्टोमक में जो गैस्ट्रिक स्रावन होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है, उस गैस्ट्रिक स्रावन को या गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कम कर देता है, गैस्ट्रिक स्रावन को कम कर देता है। ये होती है थर्ड प्रकार की सेल्स यानी के सेल्स, जो ग्रहणी के अंदर पाई जाती है और इस सेल्स के द्वारा GIP यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन का या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का सिक्रेशन होता है। ये ब्लड के माध्यम से स्टोमक में पहुंचती है, स्टोमक में जाकर के जो गैस्ट्रिक स्रावन होता है उसको कम कर देता है, उसका कम स्रावन कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेल आती है तीसरे प्रकार की वो होती है CCK सेल्स। CCK सेल्स ये भी कहां पाई जाती है? ग्रहणी में भी पाई जाती है और इनके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है इन्हीं के नाम से हो जाएगा। C का मतलब हो जाएगा कोलेसिस्टो, अगली C का हो जाएगा सिस्टोकाइनिन, यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। और ये क्या करता है? ये देखो, एक तो अग्नाशय पर कार्य करता है, अग्नाशय ग्रंथि पर कार्य करता है और साथ में जो पित्ताशय होता है, गाल ब्लैडर, पित्ताशय पर कार्य करता है। ये पित्ताशय को प्रेरित करता है और प्रेरित होने के कारण ये बाइल यानी कि पित्त या बाइल का श्रावण करती है, बाइल का श्रावण करवाता है। इसी प्रकार से जो अग्नाशय ग्रंथि होती है इसको प्रेरित करता है और इससे एंजाइमों का श्रावण इसी प्रकार से अग्नाशय ग्रंथि होती है, इससे एंजाइमों का श्रावण करवाता है, एंजाइमों का श्रावण करवाता है। यानी कि ये होगी CCK सेल्स जो कि ग्रहणी में पाई जाती है, यहीं पे उपस्थित होती है ये। और ये कार्य किस पे करती है? एक तो इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो कोलेसिस्टोकाइनिन, ये अग्नाशय ग्रंथि पर कार्य करता है और अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय के अंदर एंजाइमों के श्रावण को प्रेरित करता है या एंजाइमों का श्रावण करवाता है। इसी प्रकार से जो पित्ताशय होता है, गाल ब्लैडर होता है, उस पर कार्य करता है और उसमें पित्त या बाइल की सिक्रेशन करवाता है या बाइल की सिक्रेशन के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से ये 4 सेल्स पाई जाती है। पहली G सेल्स जो कि स्टोमक पर कार्य करती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या करती है? HCl और पेप्सिन के स्रावन के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद में नेक्स्ट हमने S सेल्स पढ़ी थी। S सेल होती है वो सिक्रेटिन का स्रावन करती है, जो अग्नाशय ग्रंथि से जो CO3 यानी कि बाइकार्बोनेट आयन और जल इनको मुक्त करवाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमने पढ़ी थी वो थी के सेल्स। के सेल्स होती है वो GIP का स्रावन करती है। GIP ब्लड के द्वारा स्टोमक यानी कि अमाशय में पहुंच जाता है और अमाशय में गैस्ट्रिक स्रावन को कम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ी थी CCK सेल्स। ये ग्रहणी में पाई जाती है और ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये ब्लड के माध्यम से पित्ताशय में पहुंचता है और पित्ताशय में पित्त या बाइल का श्रावण करवाता है। इसके अलावा ये अग्नाशय ग्रंथि में भी कार्य करता है। अग्नाशय ग्रंथि को एंजाइमों का श्रावण के लिए प्रेरित करता है।
इस प्रकार से ये 4 सेल्स पाई जाती हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन से पहले हमने जो पहली स्टेप पढ़ी थी वो थी अंतःग्रहण की, यानी कि इंजेक्शन की, और दूसरी हमने पढ़ी थी डाइजेशन की, और जो तीसरी प्रोसेस आती है वो है हमारी ऑब्जर्वेशन। तो इनके विषय में हमने कंप्लीट देख लिया है। तो अब बात करते हैं कि अब जो अवशोषण होता क्या, ऑब्जर्वेशन होता क्या है। तो हमने पाचन तो कंप्लीट कर लिया, सरल फॉर्म में हमने प्राप्त कर लिया था, जैसे प्रोटीन को हमने अमीनो अम्ल के रूप में प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है उनको मोनोसेकेराइड के रूप में, मोनोसेकेराइड जिसमें हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आदि मोनोसेकेराइड के रूप में प्राप्त कर लिया। इसके अलावा जो वसा होती है उससे हमने मोनोग्लिसराइड या फिर ग्लिसरॉल और साथ में हमने वसीय अम्ल के रूप में प्राप्त कर लिया। इसके अलावा इसमें विटामिन, लवण ये भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी होते हैं। तो इनको हमने जो जटिल पदार्थ है उनको इस रूप में हमने प्राप्त कर लिया था। तो ये तो कहाँ पाए जाते हैं, मान लीजिए ये हमारा जो स्टोमक है, यहां तक हमने बात कर ली। तो ये तो इसमें पाए जाते हैं, छोटी आंत मान लीजिए या स्टोमक मान लीजिए, तो इनमें पाए जाते हैं। इनका क्या होता है, ब्लड सेल्स होती हैं। ये यहां पे होगी ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स, यानी कि पचित पदार्थों का जिनमें हम अमीनो अम्ल, मोनोसेकेराइड, ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल, इसके अलावा खनिज लवण, जल, विटामिन, इन सभी का ब्लड वेसल्स में आना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। अवशोषण की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि अवशोषण की डेफिनेशन क्या होती है। तो भोजन क्या हो जाता है, वो आंत, हमारी जो आंत होती है या इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर आता है, और इंटेस्टाइन की मतलब जो आंतरिक उपकला होती है इंटेस्टाइन की, आंतरिक उपकला के माध्यम से, आंतरिक उपकला के माध्यम से ब्लड वेसल्स में आना, यानी कि पचित भोजन जिसके अंदर विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जल होता है, प्रोटीन्स अमीनो अम्ल के रूप में होते हैं, ग्लूकोज होता है, इसके अलावा उसके अंदर वसा यानी कि ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होते हैं। इन सभी का आंत से आंतरिक उपकला के माध्यम से ब्लड वेसल्स में आना ही अवशोषण कहलाता है। अवशोषण की बात करें तो अवशोषण कहाँ कहाँ संपन्न होता है। तो सामान्यतः हम पाचन की बात करें तो पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पाचन की क्रिया सबसे अधिक होती है ग्रहणी के अंदर, ग्रहणी के अंदर संपन्न होती है, डुडेनम में संपन्न होती है। लेकिन पाचन की क्रिया तो मान लीजिए ग्रहणी में हो जाएगी, जबकि अवशोषण की क्रिया है, सबसे अधिक अवशोषण की क्रिया है वो जेजुनम यानी कि अग्रशूद्रांत या इलियम शूद्रांत, इनमें संपन्न होती है। अगर इनमें भी पूछा जाए तो इलियम में सबसे अधिक अवशोषण होता है, जबकि सबसे अधिक पाचन ग्रहणी में होता है, डुडेनम में होता है। अवशोषण की क्रिया देखो आमाशय से स्टार्ट हो जाती है। आमाशय में किनका अवशोषण होता है, आमाशय में जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल के साथ में जो ड्रग्स होते हैं, जो मेडिसिन वगैरह हम लेते हैं, उन मेडिसिन का अवशोषण भी कहाँ होता है, आमाशय के अंदर होता है। जबकि जो अन्य पदार्थ होते हैं जिनको हम एमिनो एसिड यानी कि सरल रूप में ग्रहण करते हैं, एमिनो एसिड हो गया, मोनोसेकेराइड के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, इन सभी का अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के भी कौन से पार्ट में होता है, इलियम में सबसे अधिक होता है। और इसके बाद में जो जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण वो होता है बड़ी आंत में, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। यानी कि अवशोषण की बात करें तो आंत की आंतरिक उपकला के माध्यम से ब्लड वेसल्स में पचित यानी कि पाचित पदार्थों का जाना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है।
और इसमें सबसे अधिक पाचन तो ग्रहणी में होता है। जब अवशोषण की बात करें तो सबसे अधिक अवशोषण वो जेजुनम यानी कि अग्रसूत्रांत्र या इलियम में होता है, और इन दोनों में बात करें तो इलियम में सबसे अधिक होता है। अवशोषण की क्रिया वो आमाशय से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एल्कोहल और मेडिसिन होते हैं और ड्रग्स वगैरह होती हैं, इन सभी का अवशोषण आमाशय में होता है। छोटी आंत में कंप्लीट अवशोषण होता है वो छोटी आंत में हो जाता है। छोटी आंत की जो दो ये और भाग होते हैं जेजुनम और इलियम, इनमें सबसे अधिक अवशोषण की क्रिया होती है, जबकि जल का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। अब ये किस प्रकार से अवशोषण होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि छोटी आंत होती है, इसकी आंतरिक जो संरचना होती है, आंतरिक भित्ति होती है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। इसकी संरचना हमने पहले भी बात कर ली है कि इसके ऊपर क्रेकरिंग के वलन पाए जाते हैं, जिसके ऊपर रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर के ऊपर क्या होते हैं, सूक्ष्मांकुर होते हैं, जो कि ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। और ब्रूस बॉर्डर जो होते हैं ये क्या करते हैं, पाचन और अवशोषण ये सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। अब छोटे आंत की आंतरिक संरचना देख लेते हैं कि किस प्रकार से पाई जाती है, जिसकी हमने पहले भी बात कर चुके हैं। तो छोटे आंत में क्या होते हैं कि जो म्यूकोसा अस्त्र होता है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, क्रेकरिंग के वलन पाए जाते हैं। क्रेकरिंग के वलन पाए जाते हैं, और इन वलन पर हमने बात की थी, इन पे क्या पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं विली या सूक्ष्म रसांकुर, विलिया रसांकुर कहते हैं। अब इसकी संरचना होती है वो एक बार हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से पाई जाती है, क्योंकि सभी क्रिया इसके अंदर ही होती है, अवशोषण की जो क्रिया होती है वो। तो एक बार इसकी संरचना देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये पाई जाती है। ये हो गई विधि, या इसे हम कहते हैं रसांकुर। इसके ऊपर कुछ सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि किस प्रकार से होती हैं। ये इस प्रकार से पाई जाती हैं और इनको हम कहते हैं माइक्रोविली, माइक्रोविली, या इन्हें हम कहते हैं सूक्ष्मांकुर। और इनकी संख्या क्या होती है, बहुत सारी होती है। इस कारण से ये क्या करते हैं, ब्रूस बॉर्डर का निर्माण कर लेते हैं। ये सूक्ष्मांकुर ब्रूस बॉर्डर का निर्माण कर लेते हैं, और ये ब्रूस बॉर्डर क्या करता है, जो अवशोषणीय सतह होती है उसकी अवशोषणीय सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि करते, जिसके कारण क्या होता है, अधिक मात्रा में अवशोषण हो सके। इसके मध्य में एक पाई जाती है लैक्टियल, इसे हम क्या कहते हैं, लैक्टियल। स्तन्य कोशिका भी कहते हैं, कोशिकाएं। स्तन्य कोशिका, या इसे हम क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं। और ये होती है सफेद रंग की, और इसके चारों ओर यहाँ पे पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स। और इसके आगे यहां से फिर
जो वेन होती है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो तो ये प्राप्त कर लेती है और इसमें CO2 डाल देती है। तो ये तो हो जाएगी ब्लड वेसल्स, या इसे हम आर्टरी भी कह सकते हैं। ये हो जाएगी वेन और ये लिम्फ वेसल्स हो जाएगी, लिम्फ वेसल्स या लसिका वाहिनी। अब होता क्या है, जो यहाँ पे डाइजेस्ट फूड होता है, पचित भोजन होता है, जो डाइजेस्ट फूड होता है, ये क्या होता है, इसके माध्यम से इसके अंदर आ जाता है। डाइजेस्ट फूड होता है वो जो सूक्ष्मांकुर होते हैं, माइक्रोविली होते हैं, इसके माध्यम से किसमें आ जाता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें आ जाता है। लेकिन जो सफेद रंग का या जो वसीय पदार्थ होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं, वे सभी किसमें आते हैं, वे सभी आ जाते हैं लैक्टियल में या स्तन्य कोशिका में आ जाते हैं, क्योंकि सफेद रंग की होती हैं। और इनका क्या होता है, अवशोषण होता है विशेष प्रकार से होता है। देखो एक बार फिर से हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि जो क्रेकरिंग के वलन होते हैं उसके ऊपर विली पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। एक रसांकुर की संरचना हमने देख रहे हैं कि जिसमें किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो इस रसांकुर में सबसे अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम स्तन्य कोशिका या लैक्टियल कहते हैं, और इसे हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसके अंदर जो होती है वो ब्लड वेसल्स होती है, जिसे हम आर्टरी भी कह सकते हैं। ये क्या होती है, ऑक्सीजन लेके जाती है इन कोशिकाओं के पास में। और फिर एक होती है वेन, जो यहाँ से CO2 या जो डाइजेस्ट फूड होता है इनका अवशोषण इन्हीं के माध्यम से होता है, इसी के अंदर होता है। और इन जो विली होती है, रसांकुर होती हैं, इनके ऊपर क्या होती है, बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें माइक्रोविल या रसांकुर कहते हैं, और ये बहुत अधिक संख्या में होती हैं। और इन्हीं के माध्यम से डाइजेस्ट फूड होता है, उनका अवशोषण होता है। और इसमें से कुछ मात्रा में क्या होता है, अवशोषण इन ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाता है। और जबकि जो सफेद रंग का, जिसमें हम ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, यानी कि वसा का अवशोषण होता है, वो इस लैक्टियल के अंदर होता है और लिम्फ वेसल्स के अंदर होता है। ये अवशोषण किस प्रकार से होता है, अब वो हम आगे देख लेते हैं। ये संरचना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये संरचना अगर अच्छे से समझ में आ गई तो आपको आगे का भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो बोर्ड के एग्जाम है उनमें भी बहुत बार पूछ ली जाती है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो ये मान लीजिए विली हो गई, या इसे हम कहते हैं रसांकुर। इसके मध्य में ये हो गई स्तन्य कोशिका या लैक्टियल, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स होगी। और इसके चारों ओर जो होती है वो होती है ब्लड वेसल्स, यहाँ पे जो पाई जाती है ये हो गई ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी। और जो संरचनाएं आगे पाई जाती हैं जिनको हम माइक्रोविली कहते हैं, वो होती हैं इस प्रकार से। क्योंकि मैं दो बना देता हूं यहाँ पे, ये होती है इस प्रकार से संरचनाएं। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम यहाँ पे मान लीजिए ग्लूकोज है, तो अवशोषण की जो विधियां होती है वो सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। दो विधियां कौन सी होती हैं, एक तो होती है एक्टिव प्रोसेस और सेकंड होती है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव होती है इसे हम सक्रिय कहते हैं और पैसिव होती है इसको निष्क्रिय कहते हैं। एक्टिव के अंदर क्या होता है, एक्टिव में किसी भी प्रकार की इसमें क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमें एटीपी के रूप में इसमें ऊर्जा चाहिए। जबकि पैसिव जो होता है निष्क्रिय, इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं कि जो पदार्थ होते हैं इनका अवशोषण कौन कौन सी विधियों से होता है। अगर यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस हो रही तो उसमें मान लीजिए कि यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है
और जहाँ पे पेसिव प्रोसेस हो रही है, निष्क्रिय हो रही है, वहां पे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। इसमें ग्लूकोज का अवशोषण है वो किस प्रकार से होता है? तो ग्लूकोज जो होता है इसका अवशोषण होता है सीधा ही होता है, और ये जो प्रोसेस होती है वो एक्टिव होती है, यानी कि इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये होती है माइक्रोविली। सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविली। और इसमें क्या होता है, यहां से जो अवशोषण होता है ग्लूकोज का वो इसमें ये पैसिव प्रोसेस होती है, इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से क्या होता है, जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का अवशोषण होता है ये विसरण के द्वारा होता है, यानी कि डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसके द्वारा फ्रक्टोज का अवशोषण होता है, और ये माइक्रोविली में फिर आगे चली जाती है इसके अंदर, और ये क्या होता है आगे पैसिव प्रोसेस होती है। इसके माध्यम से आगे बात करें, आगे भी क्या डिफ्यूजन द्वारा ही होता है, डिफ्यूजन के द्वारा ही आगे अवशोषण होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट होता है वो होता है एमिनो एसिड की बात कर लेते हैं। एमिनो एसिड का अवशोषण होता है, ये भी क्या होता है यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस के द्वारा होता है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि माइक्रोविली के बाद में या आगे जब ब्लड वेसल्स में इसका अवशोषण होता है तो ये पैसिव प्रोसेस होती है, इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से बाद में हम बात करते हैं जो ग्लिसरॉल होता है और साथ में जो वसीय अम्ल होते हैं, इनका जो अवशोषण होता है ये होता है विसरण द्वारा, और यहां से फिर ये चले जाते हैं विसरण द्वारा ही। ये एकमात्र ऐसे पदार्थ होते हैं जो ब्लड वेसल में न जाकर के किसमें चले जाते हैं, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, जो लेक्टियल होती है, स्तन्य कोशिकाएं, इसमें चले जाते हैं, और ये सफेद रंग के होते हैं। इस प्रकार से जो पदार्थ होते हैं सरल पदार्थ जिनका अवशोषण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ग्लूकोज होता है इनका एक्टिव प्रोसेस के द्वारा अवशोषण होता है। ये कहाँ पे होता है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। फ्रक्टोज का विसरण के द्वारा अवशोषण होता है, और ये किसमें, ब्लड वेसल्स में होता है। एमिनो एसिड का एक्टिव प्रोसेस यानी कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये अवशोषण किसमें होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होते हैं, इनका अवशोषण विसरण द्वारा होता है, लेकिन ये कहाँ जाता है अवशोषित होकर के, लिम्फ वेसल्स या लेक्टेल में जाता है। एकमात्र होते हैं वे पदार्थ जो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका अवशोषण लेक्टिल या लिम्फ वेसल्स में या लसिका वाहिनियों में होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका जो अवशोषण होता है, इसमें आप ध्यान रखिए कि इनके अवशोषण में जो पित्त लवण होते हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। पित्त लवण मुख्य भूमिका निभाते हैं, और किस प्रकार से मुख्य भूमिका निभाते हैं वो अभी हम आगे देखते हैं। पित्त लवण जो होता है, जो कि पितरस यानी कि गोल ब्लेडर के द्वारा सिक्रेशन होता है, और ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसमें एक सिरा होता है, ये तो होता है जल स्नेही, और ये सिरा होता है जल विरोधी। यानी कि इसमें एक सिरा तो क्या होता है, जल स्नेही होता है, और जो नीचे वाला जो पुंछ वाला सिरा होता है ये जल विरोधी होता है। ये पित्त लवण की संरचना होती है, और ये किस प्रकार से हेल्प करते हैं वो अभी हम बात कर लेते हैं। यानी कि पित्त लवण जो होता है उसमें एक सिरा जो होता है सिर वाला वो जल स्नेही होता है, नीचे वाला जो पुंछ वाला भाग है वो जल विरोधी होता है। तो ये किस प्रकार से हैं, वो मिसेल का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से अवशोषण में सहायता करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये हो गई आपकी माइक्रोविली, यानी कि सूक्ष्मांकुर जो होता है वो इस प्रकार से, ये हो गया सूक्ष्मांकुर, और यहाँ पे मैं बना देता हूं ब्लड वेस जो लिम्फ वेसल्स होती है, सीधी लिम्फ वेसल्स बना देता हूं, क्योंकि बीच में ज्यादा आवश्यकता नहीं उसकी बनाने की, समझने के लिए ऐसे ही बना देते हैं हम लोग। इसमें होता क्या है कि ये मान लीजिए आपके ग्लिसरॉल हो गया और ये हो गया वसीय अम्ल, दोनों हैं, और ये जो पित्त लवण होते हैं इनको चारों ओर से घेर लेते हैं।
इसका जो सिर वाला सीरा होता है वो क्या होता है, जल स्नेही होता है। इस कारण से ये जल के साथ में जुड़ जाता है, जल की ओर होता है, यानी कि इसका जो सिर होता है वो बाहर की तरफ होता है और पूंछ होती है वो अंदर की तरफ होती है। इस प्रकार की संरचना बन जाती है, यानी कि जो ग्लिसरॉल होता है और जो वसीय अम्ल होता है इसके चारों ओर पित्त लवण पाए जाते हैं। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल क्या कि जो ग्लिसरॉल होता है और साथ में जो वसीय अम्ल होता है इनको चारों ओर से जो पित्त लवण होते हैं वो घेर लेते हैं, पित्त लवण घेर लेते हैं। यानी इस प्रकार की संरचना बन जाती है। जो मध्य में होते हैं उसमें ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होते हैं और इसके चारों ओर जो पित्त लवण होते हैं वो इनको चारों ओर से घेर लेते हैं। पित्त लवण का जो पूंछी सिरा होता है वो अंदर की तरफ होता है, यानी कि जल विरोधी सिरा होता है वो अंदर की तरफ होता है, जल स्नेही सिरा वो बाहर की तरफ होता है और इस संरचना को हम कहते हैं मिसेल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे बोर्ड के एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है कि मिसेल क्या होता है, मिसेल कहाँ बनता है और मिसेल के अंदर कौन कौन से है पदार्थ होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होते हैं जिनके चारों ओर पित्त लवण पाए जाते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ये मिसेल होती है, ये यहाँ से जाती है जो सूक्ष्मांकुर होता है उसके पास में, सूक्ष्मांकुर के पास में जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो सूक्ष्मांकुर की भित्ति होती है ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के लिए तो पारगम्य होती है, लेकिन जो पित्त लवण होते हैं इनके लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। इस कारण से जो पित्त लवण होते हैं वो तो यहीं पे रह जाते हैं। पित्त लवण होते हैं वो तो बाहर रह जाते हैं और जबकि ग्लिसरॉल वसीय अम्ल होते हैं ये इसके अंदर चले जाते हैं, जो सूक्ष्मांकुर होता है इसके अंदर चले जाते हैं। अब होता क्या है, इसके अंदर प्रवेश करते इसमें पाई जाती है अंतःद्रव्यी जालिका और अंतःद्रव्यी जालिका क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है और वो प्रोटीन इसकी चारों ओर क्या कर लेती है, आवरण का निर्माण कर लेती है। यानी कि ग्लिसरॉल और जो वसीय अम्ल होते हैं इसके चारों ओर अंतःद्रव्यी जालिका के द्वारा प्रोटीन का आवरण का निर्माण कर लिया जाता है और एक नई संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना को कहते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि काइलोमाइक्रोन संरचना का वो निर्माण किस किस के द्वारा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होते हैं, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होते हैं, इनके चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। अब इसके बाद में यहां से इसका अवशोषण है वो किसमें हो जाता है, लिम्फ वेसल्स में हो जाता है। इस प्रकार से कंप्लीट अवशोषण की क्रिया होती है। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। इसमें जो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होता है इन दोनों को चारों ओर से पित्त लवण के द्वारा घेर लिया जाता है और ये जो संरचना बनती है जिसे हम मिसेल कहते हैं। और इसके बाद में ये मिसेल जाती है सूक्ष्मांकुर के संपर्क में, वहां पे क्या होता है, जो पित्त लवण होते हैं ये तो बाहर रह जाते हैं क्योंकि इनके लिए इनकी भित्ति वो होती है अपारगम्य और जो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होते हैं वो चले जाते हैं सूक्ष्मांकुर में और सूक्ष्मांकुर में क्या होता है, जो अंतःद्रव्यी जालिका होती है उसके द्वारा प्रोटीन का सिक्रेशन होता है और प्रोटीन इसके चारों ओर क्या कर लेती है, आवरण बना लेती है और आवरण, प्रोटीन के आवरण के बाद में जो संरचना बनती है वो कहलाती है काइलोमाइक्रोन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो काइलोमाइक्रोन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार से अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है, यानी कि एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, इनका जो अवशोषण होता है वो एक्टिव प्रोसेस से होता है और आगे फिर पैसिव प्रोसेस के द्वारा ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो फ्रक्टोज होता है उसका फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन होता है विसरण के द्वारा इसका अवशोषण होता है और ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल को होता है इसका भी विसरण के द्वारा अवशोषण होता है। अवशोषण की क्रिया के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है
इसमें हम आगे जल के अवशोषण की भी बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। और इसके बाद में जो बहिक्षेपण और स्वांगीकरण की क्रियाएं होती हैं, इनके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत